हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजेश एंड वेलकम टू ऑनलाइन CSIR क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक CSIR का, जो है लिम्ब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट आर द टेट्रापोड लिम्ब्स। टेट्रापोड लिम्ब्स आर द 4 limb vertebrates, that is 2 hind limb and 2 forelimb present in the amphibians, reptiles, birds and mammals. In case of birds, the 4 limbs are modified into wings, and the 4 limbs and hind limbs are differentiated into 3 parts, that is stylopod, zygopod and autopods. अगर हम बात करें 4 लिम्ब की, तो ह्यूमरस है किसका पार्ट है? स्टाइलोपॉड का। जो रेडियस अल्ना है किसका पार्ट है? जिगोपॉड का। एंड जो कार्पल्स एंड फिंगर्स है किसका पार्ट है? ऑटोपॉड का। अगर हम बात करें हाइंड लिम्ब की, तो जो फीमर है वो पार्ट है स्टाइलोपॉड का। टिबिया फैबुला किसका पार्ट है? जिगोपॉड का। और टार्सल एंड टोस किसके पार्ट हैं? ऑटोपॉड्स के। अब जो भी हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब है, उनमें 3 टाइप की पोलैरिटी होती है, प्रॉक्सिमल डिस्टल, डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरियर एंड posterior polarity. And the first dimension is the proximal distal polarity that governs from shoulder to finger in case of forelimb, while hip to toe in case of hind limb. And the second one is the anterior posterior polarity that governs from thumb to little finger. And the third one is the dorsal ventral axis and our palms that represent the ventral side and knuckles that represent the dorsal side. अब इसके अलावा जो जीन जो हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब का एक्सप्रेशन है, वो गवर्न होता है कुछ जीन बॉक्स से, जिनको बोलते हैं हॉक्स जीन्स प्लेज एन एसेंशियल रोल इन स्पेसिफाइंग द टेट्रापोड लिम्ब। और ये जो हॉक्स जीन्स है ये पैरालॉक्स होते हैं, इसमें 9 to 13 जीन्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं लिम्ब बर्ड्स में। और ये अगर हम बात करें फोर लिम्ब की और यहाँ पे हाइंड लिम्ब, तो यहाँ पे देखेंगे जो हॉक्स 9 and 10 वो रिस्पॉन्सिबल है स्टाइलोपॉड के लिए, 11 किसके लिए है? जिगोपॉड के लिए, 12 and 13 किसके लिए है? ऑटोपॉड के लिए। और अगर हाइंड लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे हॉक्स 9 का कोई रोल नहीं है, हॉक्स 10 जो है स्टाइलोपॉड के लिए है, 11 किसके लिए है? जिगोपॉड फॉर्मेशन के लिए, एंड 12 and 13 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोपॉड फॉर्मेशन के लिए। सेम स्लाइड जो पिछला हमें बताया वही एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे स्लाइड कि हॉक्स 9 and 10 किसके लिए है? स्टाइलोपॉड के लिए, 10 किसके लिए है? जिगोपॉड के लिए, 11 भी जिगोपॉड के लिए है, एंड 12 and 13 किसके लिए है? ऑटोपॉड्स के लिए। सिमिलर। इसके बाद कुछ जो जीन बॉक्स हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कॉज करते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज को, जो कभी कभी देखने को मिल सकती हैं। तो पहला केस है, अगर हम हॉक्स 10 को वहां से नॉकआउट कर दें। अगर हम हॉक्स 10 किसके लिए था? मेनली स्टाइलोपॉड के फॉर्मेशन के लिए था। अगर हॉक्स 10 को हमने वहां से रिमूव कर दिया तो रिजल्टेड इन सीवियर एक्सियल स्केलेटल डिफेक्ट्स, दैट इज नो फीमर और पटेला। लेकिन अगर फोर लिम्ब की बात करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमरस फॉर्म होगा, बिकॉज द हॉक्स 9 एक्सप्रेस्ड इन द फोर लिम्ब बट नॉट इन द हाइंड लिम्ब, जैसा भी देखा था। और अगर हम हॉक्स 11 को नॉकआउट कर दें तो क्या बनेगा? हॉक्स 11 से मेनली क्या बनते थे? जिगोपॉड्स बनते थे। तो जिगोपॉड के स्ट्रक्चर जैसे रेडियस अल्ना, टिबिया फैबुला, वो वहाँ पे नहीं फॉर्म होंगे। और थर्ड में अगर हॉक्स 13 को म्यूटेट कर दें, नॉकआउट कर दें, तो रिजल्टेड इन लॉस ऑफ द ऑटोपॉड्स। और लास्ट की जो लाइन है वो एक बार क्वेश्चन में CSIR में आई हुई है, उसमें दिया हुआ था कि हॉक्स D13 में म्यूटेशन हो गया ह्यूमन में, तो कौन सी कंडीशन जनरेट हुई है, कौन सी एबनॉर्मलिटीज को वो शो करेगा। तो कौन सी एबनॉर्मलिटी है? पॉलीसिनडेक्टाइली, मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो फिंगर्स हैं वो ज्वाइंट रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए कि अगर हॉक्स 13 हुआ म्यूटेशन तो कंडीशन कौन सी जनरेट होगी? पॉलीसिनडेक्टाइली। इसके अलावा जो हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब का कैरेक्टराइजेशन है वो गवर्न होता है कुछ जीन से, जिसमें बेसिकली 2 जीन हैं, TBX5 एंड TBX4। तो अगर TBX5 है वो फोर लिम्ब को गवर्न करेगा और TBX
4 है तो वो हाइंड लिम्ब को गवर्न करेगा, 5 मतलब फोर लिम्ब, 4 मतलब हाइंड लिम्ब, ऐसे याद रखिए इसको। और इसके बाद अगर हमें कोई, हमने क्या किया, TBX5 के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया और TBX5 के प्लेस पे TBX4 को हमने प्रोवाइड कराया, तो क्या होगा, अब TBX5 की जगह पे क्या बनेगा, वहाँ पे हाइंड लिम्ब बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ हाइंड लिम्ब इन प्लेस ऑफ द फोर लिम्ब। अब जनरली अगर हम देखते हैं तो जो हाइंड लिम्ब जो होते हैं ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे along with the TBX4 there is expression of 2 extra genes, that is isolate1 and PITX1. These genes gives more muscularity and strength to the hind limb. अगर हमें कोई एक्टोपिक लिम्ब जनरेट कराना है कि यहाँ वहाँ पे हाइंड लिम्ब फॉर्म होगा या फोर लिम्ब फॉर्म होगा, तो डिपेंड करेगा डिटरमाइंड बाय विच TBX प्रोटीन वाज एक्सप्रेस्ड। अगर वहाँ पे TBX4 एक्सप्रेस होगा तो हाइंड लिम्ब बनेगा, TBX5 एक्सप्रेशन होगा तो फोर लिम्ब बनेगा। और अगर सेम अमाउंट में दोनों प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा फॉर्म, वहाँ पे काइमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। काइमेरिक स्ट्रक्चर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब्स। ये एक एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट ने किया था बर्ड के केस में, तो जब वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था लिम्ब्स का, तो उन्होंने क्या किया, TBX4 का एक्सप्रेशन हर जगह पे उन्होंने करा दिया। तो जो TBX4 अगर हर जगह एक्सप्रेस होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, लेग्स बनेंगे हर जगह, तो क्या बिकम लेग्स इंस्टीड ऑफ विंग्स, मतलब वहाँ पे उस बर्ड में विंग्स का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, क्या बने, सिर्फ और सिर्फ लेग्स बने, क्योंकि वहाँ पे हर जगह TBX4 का एक्सप्रेशन था। अब इसके बाद कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ से लिम्ब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं लिम्ब फील्ड। It is the region where all cells are capable of developing the limb, and in the limb field there are 3 types of tissue: free limb region, peribranchial tissue and shoulder girdle. इन तीनों में से जो फ्री लिम्ब रीजन है वो फॉर्म करता है लिम्ब, लेकिन अगर फ्री लिम्ब रीजन को रिमूव भी कर दें या किसी केस में वो हट गया तो जो अदर ये जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं ये वहाँ पे लिम्ब के फॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे। अब जो लिम्ब फील्ड की सेल्स हैं उनका नेचर हमें प्रूव करना है कि वो लिम्ब फॉर्म करती हैं कि नहीं करती हैं, किस कंडीशन में करती हैं, तो उसके लिए 3 प्रोसेस हैं जो प्रूव करेंगे कि हाँ कि वो जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लिम्ब फॉर्मेशन के लिए। तो पहला है लॉस इट, सेकेंड वन इज द मूव इट, थर्ड वन इज द फाइंड इट। लॉस इट में क्या होगा कि हमने जो लिम्ब फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया, रिमूव द लिम्ब फॉर्मिंग सेल्स एंड शो द लिम्ब फॉर्मेशन। इस केस में अगर लिम्ब फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ कि वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स रिमूव किया है हमने वो रिस्पॉन्सिबल था लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड वन द मूव इट, लिम्ब फॉर्मिंग सेल्स प्लेस न्यू साइट एंड ऑब्जर्व दियर डेवलपमेंट। अगर न्यू साइट पे भी वो लिम्ब फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब वो सेल्स हैं जो लिम्ब फॉर्म कर रही हैं, उनको किसी भी प्लेस पे रखो वो फॉर्म क्या करेंगी, लिम्ब फॉर्मेशन को ही वो इंड्यूस करेंगी। एंड थर्ड वन इज द फाइंड इट। अब जो लिम्ब फॉर्मिंग सेल्स है वो कहाँ पे, उनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है उसको डिनोट करने के लिए स्पेसिफिक डाई का यूज करेंगे, टू यूज द स्पेसिफिक डाइज टू लोकेट द लिम्ब स्पेसिफाइंग सेल्स। After the formation of limb field, the lateral plate, mesoderm and limb muscle precursor cells start providing mesenchyme cells and accumulated. अब ये जो सेल्स हैं मेसोडर्म और मसल प्रिकर्सर से ये एक्यूमुलेट करेंगी, इससे क्या होगा, एक बल्जिंग हो जाएगी एक्टोडर्म में। इस बल्जिंग को ही बोलते हैं लिम्ब बड रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो बल्जिंग यहाँ पे दिख रही है हल्की सी, ये पोर्शन है लिम्ब बड। लिम्ब बड कैसे फॉर्म हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स एंड मसल प्रिकर्सर सेल्स। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड, अब फर्दर जो लिम्ब फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होगा FGF10 से और वो मेसेनकाइम सेल्स के थ्रू गवर्न होगा। Initiated by mesenchyme cells as these cells secretes FGF10 to upper laying ectoderm. अब ये अपर लेइंग एक्टोडर्म डिवाइड करेगा तो इनका नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ेगा तो ये जो आउटग्रोथ है ये आउटग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। अब जैसे ये आउटग्रोथ इंक्रीज होगी इसको बोलते हैं AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। इन रिस्पॉन्स टू FGF10
द एक्टोडर्मल सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म AER। अब इसके बाद AER जो है वो सिक्रीट करेगा FGF8 एंड FGF4। ये एक्ट करेगा, यहाँ पे जो मीजेनकाइम सेल्स हैं यहाँ पे वहाँ पे एक्ट करेगा, और जो मीजेनकाइम सेल्स डिवाइड करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, PZ फॉर्म करेंगी। इसको बोलते हैं प्रोग्रेस जोन। अब ये जो AER और PZ है, ये इनका जो बेसिक रोल है वो एक दूसरे के प्रोलिफरेटिंग फेज को मेंटेन रखना है, उसके साथ साथ जो पोलैरिटी है उनको भी डिसाइड करना है कि कौन सी पोलैरिटी वहाँ पे डिसाइड हुई, मतलब कितना ऑर्गन फॉर्म होना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ AER और PZ कैसे गवर्न हो रहा है। सबसे पहले FGF10 का रोल आया, वो कहाँ पे एक्ट किया, मीसेनकाइम सेल्स पे वो डिवाइड की, और ये जो बल्जिंग हुई इसको बोला हमने AER। अब इस AER ने क्या सिक्रीट किया, FGF8 एंड 4 को सिक्रीट किया इसने, और ये मीसेनकाइम सेल जो है फिर से डिवाइड की, और क्या बनाई इन्होंने बनाया प्रोग्रेस जोन। अब ये प्रोग्रेस जोन जो है वो AER के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, और AER किसको मेंटेन करेगा, PZ को मेंटेन करेगा। इसके साथ साथ AER जो है ऑल्सो सिक्रीट द सोनिक हेजहॉग, एक जीन है जो गवर्न करेगा पोलैरिटी को। अभी जो सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन है ये मेंटेन होता है बाय द FGF8 एंड FGF4। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो PZ या AER बना उसका रोल क्या है। तो पहला रोल जो AER का है वो क्या है, टू मेंटेन द PZ इन द प्रोलिफरेटिंग फेज, ताकि PZ जो है को क्या है हमेशा डिवाइड करता रहे। उसके बाद इसका जो मेजर रोल है वो पोलैरिटी डिसीजन में AER का, ये क्या सिक्रीट करता है, सोनिक हेजहॉग को सिक्रीट करेगा जो गवर्न करेगा इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को। अलोंग विद द सोनिक हेजहॉग इट आल्सो सिक्रीट्स द WNT7 वे दैट गवर्न्स द डॉर्सोवेंट्रल पोलैरिटी, एंड AER along with the itself FGF also develop the proximal distal polarity। अब जो प्रोग्रेस जोन है उसकी ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, और ये सिग्नल कहाँ से लेगा, AER से। AER से कैसे लेगा, FGF8 एंड 4 के सिक्रीशन से। इन रिस्पॉन्स टू FGF8 टू AER मेंटेन्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सोवेंट्रल पोलैरिटी। अब किसी केस में हम देखते हैं कि दो से ज़्यादा लिम्ब का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे जो कंडीशन आती है, जब during the limb bud formation anyhow the limb bud is divided into 2 or 3 parts, then each and every region would develop into separate limbs। उसके बाद ये जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बचता है हमारा मैनिपुलेशन इन द AER, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे CSIR में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसी से आते हैं, लिम्ब डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं और हम किए जाते हैं, उनका क्या आउटपुट है, लिम्ब डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखा गया। तो पहला केस क्या है, AER को रिमूव कर दिया हमने। अगर AER को हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे FGF8 और 4 का सिक्रीशन नहीं होगा, तो क्या होगा, PZ नहीं फॉर्म होगा, और PZ नहीं फॉर्म हुआ तो फर्दर लिम्ब डेवलपमेंट सीज कर जाएगा। सेकेंड वन इज अगर वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा AER को पुट कर दिया है तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे 2 AER प्रेजेंट हैं, तो 2 AER प्रेजेंट है तो जो भी अगर 4 लिम्ब है तो 4 लिम्ब का डुप्लीकेशन हो जाएगा, अगर हाइंड लिम्ब है तो वहाँ पे हाइंड लिम्ब का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ये केस 4 लिम्ब का है तो यहाँ पे विंग इज डुप्लीकेटेड हो गए। अब थर्ड वन इज द केस इज द लेग मेसेनकाइम। AER किसका है, विंग का AER है यहाँ पे, और यहाँ पे हम मेसेनकाइम कौन से सेल्स हैं, लेग मेसेनकाइम सेल्स को यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे विंग के पास में विंग के जो एक्सट्रीम पार्ट हैं आगे के वहाँ पे डेवलप होगा, हाइंड लिम्ब के स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में रहता है कि इफ लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। एंड फोर्थ इज द नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स। तो अगर नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स को हम वहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो FGF8 और FGF4 को सेंस नहीं कर पाएंगे, और सेंस नहीं करेंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे, तो फर्दर जो है लिम्ब डेवलपमेंट सीज कर जाएगा। और फिफ्थ वन इज द केस दैट इज AER रिप्लेस्ड बाय FGF बीट। AER को तो रिप्लेस कर दिया लेकिन हम वहाँ पे FGF
को वहाँ पे एक्टोपिकली हम प्रोवाइड करा है। तो AER का भी क्या रोल था, AER जो है वो उसका मेन रोल है कि हर सेल्स को वो प्रोलिफरेटिंग फेज में रखना है। सिक्रीशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और FGF, यहाँ पे AER को रिमूव किया लेकिन इसको हम बाहर से FGF दे रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मल लिम्फ का डेवलपमेंट होगा। इसको याद रखना चाहिए सबको कि किस केस में लिम्फ डेवलपमेंट पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल सजेशन इन द कमेंट बॉक्स।